नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सतत विकास क्या है और विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से सतत विकास को समझने का प्रयास हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सतत विकास की जो अवधारणा है वो आई थी 1970 के पश्चात, यानी उस वक्त विकास हेतु जो प्रयत्न किए गए थे उन्होंने मानवता को उन्नत दशा में ले जाने की अपेक्षा इसे हानि पहुंचाई है। यानी सतत विकास की जो अवधारणा है उसे हम मान सकते हैं कि वो विकास के बाद की अवधारणा है। पहले मानव ने विकास किया और विकास के पश्चात उसे विकास के दौरान उसे ये महसूस होने लगा कि उसने इस विकास के नाम पर, समाज के विकास के नाम पर, मानव के विकास के नाम पर प्रकृति को अंधाधुंध दोहन किया है उसका। तो उसके पश्चात ये महसूस किया जाने लगा कि अब भविष्य में जो प्राकृतिक संसाधन हैं अगर वो इसी दर से, इसी गति के साथ में अगर उनका दोहन होने लगा तो भविष्य में क्या होगा, है ना? क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन थे, चाहे वो जल है, चाहे वो वनस्पतियाँ हैं, चाहे वो खनिज पदार्थ हैं, इनका विकास के नाम पर अत्यधिक दोहन होने लगा, जिससे कि पारिस्थितिकी जो संतुलन था, पर्यावरण का जो संतुलन था वो बिगड़ने लगा। और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्रदूषण के नाम पे भूमंडलीय ताप में वृद्धि, है ना? ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं। तो उसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में आया। तो मानव ने जो उस वक्त सोचा उन्होंने कि विकास हेतु एक जो मानव का एक तबका था, बुद्धिजीवियों का एक तबका था, वो ये सोचने लगा कि विकास हेतु किए गए प्रयत्नों ने मानवता को उन्नत दशा में ले जाने की अपेक्षा इसे हानि पहुंचाई है। समुद्रों का जलस्तर बढ़ने लगा और समुद्रों का जलस्तर बढ़ने के कारण बहुत सारे नगरों के जलमग्न हो जाने का खतरा भी मंडराने लगा। तो ये सभी दशाओं थी। इन दशाओं ने समाजशास्त्रियों का ध्यान एक ऐसे उपागम की ओर आकर्षित किया जिससे इस तरह के प्रभावों को कम किया जा सके, और यहीं से सतत विकास की अवधारणा का जन्म होता है। यहीं से सतत विकास की अवधारणा अस्तित्व में आई। तो सतत विकास क्या है कि सतत विकास एक पद्धति है जो एक और तो पहले से अच्छे जीवन स्तर तथा जीवन अवसरों की वृद्धि से संबंधित है, तो दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया के दुष्प्रभावों को कम से कम करने का प्रयत्न भी करती है। यानी ये जो इस समय जब सतत विकास की अवधारणा का उद्भव हुआ तो इस समय यह महसूस किया जाने लगा कि विकास की प्रकृति से संबंधित वर्तमान में होने वाले प्रयत्नों ने मानवता को एक उन्नत दिशा में, एक अच्छी दिशा में ले जाने की अपेक्षा इसे प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया है। और जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे जीवन के वास्तविक स्रोत हैं, तो उनका विकास के नाम पर अत्यधिक दोहन हुआ है, बहुत बुरी तरीके से उनका दोहन हुआ है, उनका उपभोग किया गया है। तो इससे जो पर्यावरण संतुलन बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ा है, तो उसको कम करने के लिए, कम करने यानी उसको किस तरीके से कम किया जा सके, इन संसाधनों को किस तरीके से बचा करके रखें कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे और भविष्य की पीढ़ी के साथ भी उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं के साथ भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सके। तो इस भावना के साथ में, यानी इस विचार के साथ में सतत विकास की अवधारणा का उद्भव हुआ है। तो जो सतत विकास है, ये जो विकास हुआ है उस, यानी विकास के नाम पर, विकास का मतलब हम यहाँ से लगा रहे हैं कि विकास के नाम पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन हुआ है ना, तो उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? तो इस हेतु व्यक्तियों को जागरूक व संवेदनशील प्राकृतिक संसाधन जो है ना उनके प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयत्न करती है। और भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए नहीं, जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी ये जो प्राकृतिक संसाधन है ना, वो प्राकृतिक संसाधन जैसे स्वच्छ जल है, स्वच्छ वायु है, स्वच्छ पर्यावरण है, इसको भी जो पीढ़ी है वो छोड़ करके जाए। दूसरी बात हम इसमें कर सकते हैं कि प्राणियों के जीवन से संबंधित खतरों को दूर किया जा सके। यानी ये जो सतत विकास है ना, इसके अंतर्गत इन कार्यों को करके हम भविष्य की जो पीढ़ियां हैं
उनके साथ उनके लिए भी हम प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ करके जाएं। और ये जो सतत विकास की अवधारणा है, ये पर्यावरण यानी इस पर्यावरण का हमने विकास के नाम पे उपभोग किया है, अत्यधिक दोहन किया है, इसको बहुत ही हानिकारक रूप से हमने प्रभावित किया है। तो इस पर्यावरण के प्रति, क्योंकि पर्यावरण अगर नहीं होगा तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इस पर्यावरण के प्रति हमारे दायित्व की बात भी सतत विकास की प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। तो सतत विकास की अवधारणा है वो इस मान्यता पे आधारित है कि आर्थिक वृद्धि की कुछ सीमाएं होना आवश्यक है। हम प्रगति के विकास तो हम करते हैं, लेकिन उस विकास के नाम पे हम जब ये आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं, है ना, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, आर्थिक पैसों में कहने का मतलब है हम बहुत सारे पूंजीपति के रूप में जब हम आ रहे हैं, तो ये जो आर्थिक विकास हम कर रहे हैं, इस आर्थिक वृद्धि जो है उसकी भी कुछ सीमाएं होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो संसार के सभी भागों में जब हरित क्रांति बढ़ने लगी, है ना, हरित क्रांति आई, हरित क्रांति बढ़ने लगी, तो इससे पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। और पर्यावरण संबंधी जब समस्याएं उत्पन्न हो रही, तो इस कारण इस बात पे विचार किया जाने लगा कि हम मानव तथा जीव जगत के संरक्षण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह एक बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसी वक्त जो है 1970 के दशक के आरंभ में, क्योंकि ये सतत विकास की जो अवधारणा है ये 1970 के से संबंधित है ना, तो 1970 के दशक के आरंभ में इटली के अनेक उद्योगपति थे, व्यापारिक सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारियों का एक समूह था, जिन्हें कि क्लब ऑफ रोम भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उस रिपोर्ट में ये बताया कि यदि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पन्न होने वाली रिक्तता, यानी प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया है उससे जो कमी जो हो रही है, उससे जो रिक्तता उत्पन्न हो रही है तथा उससे बढ़ता हुआ प्रदूषण इसी तरह चलता रहा, तो औद्योगिकरण तथा विकास की प्रक्रिया पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस क्लब ऑफ रोम भी इसको कहा जाता है। ये एक समूह था उद्योगपतियों का, व्यापारिक सलाहकारों का और बुद्धिजीवियों का, है ना, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका। तो उन्होंने कहा कि अगर मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का इसी खतरनाक ढंग से अगर उसको उपभोग करता रहा मानव, तो उसकी जो रिक्तता पैदा होगी, यानी वो जो संसाधन जो घट रहे हैं, जो कम हो जाएंगे, उनकी जो रिक्तता होगी और उसके फलस्वरूप जो प्रदूषण फैल रहा है ना, वायु प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे वो समुद्र का जल स्तर का अत्यधिक रूप से बढ़ना है। तो इन सब के कारण क्या रहेगा कि ये जो औद्योगिकरण और जो विकास की प्रक्रिया है ना, इसको बहुत ही ये सब जो कारण जो इकट्ठे हो गए हैं, है ना, विकास के नाम पर, तो ये बहुत ही प्रतिकूल ढंग से इनको प्रभावित करेंगे। हालांकि ये जो क्लब ऑफ रोम की जो रिपोर्ट थी, इन्होंने चेतावनी जो दी थी, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का अगर इसी तरीके से दोहन होता रहा तो फिर, है ना, मानव का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा एक समय। तो इन्होंने ये चेतावनी दी, तो इसकी आलोचना भी हुई। और आलोचना देते हुए जो कहा गया, वो ये भी कहा गया कि ये जो प्राकृतिक संसाधनों का जो उपभोग किया है, देखिए, है ना, वो विकसित, देखिए हम पता है कि जो विश्व जो है, अगर हम इसको दो भागों में बांटें तो एक तरफ विकसित देश होंगे और एक दूसरी तरफ विकासशील देश होंगे, है ना, अल्प विकसित देश होंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो किया विकसित देशों ने, और अविकसित देश या अल्प विकासशील देश हैं वो तो भी विकास कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से, उनके पास तो इतने संसाधन है ही नहीं, है ना, और ऐसी उपकरण, ऐसी है ना, तकनीकी भी नहीं है अभी तक। तो इन देशों ने ये कहा कि प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने से विकासशील तथा अविकसित देशों की विकास की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और मोटे मोटे रूप में हम बात कहें तो हम कह सकते हैं कि विकसित देश से एक तरफ थे विकासशील देश। तो विकासशील देश या गरीब देश या जो अल्प विकसित देश थे, उन्होंने कहा कि भाई दोहन तो आप लोगों ने किया है अभी तक इसका, आपने अपना विकास तो कर लिया है ना, विकास के नाम पर आप लोगों ने अपना विकास तो कर लिया है, और अब उस प्रक्रिया के ऊपर आप सतत विकास की अवधारणा को लेकर के आप उसके ऊपर
एक रोक लगा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा अल्प विकसित देशों पर, या जो गरीब देश हैं या फिर जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर। तो जब आपने संसाधनों का दोहन किया है, आपने प्रगति की है, तो इसका जो रोकने की जो जिम्मेदारी है वो भी तो आपकी हो गई, है ना। अगर मोटे मोटे रूप से हम बात करें तो इस तरफ उस वक्त जो निचोड़ थी ना समझाने के लिए, हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक समाजशास्त्री थे एंथोनी गिडिंग्स, तो उन्होंने जब इस तरीके के विकसित और विकासशील देशों में इस तरीके की एक बहस चल पड़ी, तो उनके ऊपर उन्होंने अध्ययन करके और इन आलोचनाओं के ऊपर एक फुल जो स्टॉप था वो लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस तरह की आलोचनाओं को विस्तार से स्पष्ट करते हुए उन्होंने एंथोनी गिडिंग्स ने बताया कि ये जो है ना वो किसी भी रूप में उचित नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की, है ना। तो परिभाषाओं में हम ले सकते हैं कि सबसे पहले हम बात कर सकते हैं इसके अंतर्गत कि पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग की। तो इन्होंने 1987 की एक रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कहा कि ये जो आयोग था, इस आयोग के द्वारा सतत विकास को एक ऐसे प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया गया, किसके द्वारा, पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग के द्वारा 1987 में एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया, सतत विकास को समझाते हुए, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ये कहा गया कि जिसके द्वारा, है ना, इन्हें इस आयोग द्वारा सतत विकास को एक ऐसे प्रयत्न, यानी सतत विकास को एक प्रयत्न के रूप में इन्होंने बताया और प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया गया, जिसके द्वारा वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं के साथ किसी तरीके का समझौता नहीं किया जाता है। और जब पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग के द्वारा ये सतत विकास के संदर्भ में ये परिभाषा दी गई, सतत विकास को समझाते हुए ये कहा गया कि सतत विकास क्या है, कि जिसके द्वारा वर्तमान जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भावी जो पीढ़ियां हैं, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ किसी तरीके का समझौता नहीं किया जाता है। और इसे उन्होंने नाम दिया कि यह क्या है, सतत विकास है। तो सतत विकास को धारणीय, दीर्घकालीन, चिरस्थायी तथा टिकाऊ विकास जैसे शब्दों से भी संबोधित किया जाता है। तो यहीं से पर्यावरणवादियों, गैर सरकारी संगठनों तथा सरकार का ध्यान सतत विकास की अवधारणा की ओर आकर्षित होना आरंभ हुआ। इस अवधारणा पर विस्तार से विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र ने भी अनेक शीर्ष जो सम्मेलन थे वो उन्होंने सतत विकास के संदर्भ में आयोजित किए। तो 1998 के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में यह स्पष्ट किया गया कि सतत विकास एक ऐसा प्रयत्न है, सतत विकास को उन्होंने भी एक प्रयत्न के रूप में माना और कहा कि सतत विकास एक ऐसा प्रयत्न है जो पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व तथा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की प्रक्रिया को एक विशेष रूप देता है। ये कहते हुए उन्होंने सतत विकास को समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।